आज हम दूसरा प्रोन का हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोन का क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो इसका जो श्वसन तंत्र है उसमें निम्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? श्वसन में हेल्प करते हैं। यानी इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है गिल कवर यानी गिल आवरण, जो गिल का बाहर का जो आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गिल कवर। फिर दूसरा होते हैं 3 जोड़े, इसमें क्या पाए जाते हैं? पत्ती के समान एपिपोडाइट पाए जाते हैं जो कि क्या काम करते हैं? प्रिमिटिव गिल के समान काम करते हैं और श्वसन में हेल्प करते हैं। और तीसरे होते हैं 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। तो ये जो गिल है और 3 जोड़ी एपिपोडाइट है और 8 पेयर्स जो गिल्स हैं, ये सब क्या होते हैं? गिल चेंबर के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो गिल चेंबर होता है उसका बाहर का कवर क्या कहलाता है? गिल कवर कहलाता है। तो जो एपिपोडाइट है या गिल्स है ये सब किस में पाए जाते हैं? गिल चेंबर के अंदर पाए जाते हैं। तो जो गिल चेंबर होता है या गिल कोस्ट जो होता है वो बाहर की तरफ तो किससे घिरा होता है? केरापस। यानी आपने देखा होगा जब अपने एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे तो उसपे दो ऐसे फोल्ड जैसे क्या पाए जाते हैं? केरापस, है ना। केरापस को जब हटाओगे तो उसके नीचे की तरफ क्या दिखाई देते हैं? गिल्स दिखाई देते हैं। फिर सब और आउटर की तरफ या इनर की साइड पर ये किससे कवर्ड किए होते हैं? एपिन्यूरॉन से। यानी बाहर तो केरापस से ढके हुए होते हैं और अंदर की तरफ किससे ढके हुए होते हैं? एपिन्यूरॉन से। फिर जो गिल कवर होता है वो कैसा होता है? हाईली वेस्कुलर होता है, पतला होता है। और हाईली वेस्कुलर का मतलब होता है इसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है जिसके द्वारा आसानी से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी गिल कवर हाईली वेस्कुलर होते हैं, पतले होते हैं और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है जिसके द्वारा और क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और जिसके द्वारा क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन द्वारा होता है। यानी बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर इसके बाद आता है दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं 3 जोड़ी एपिपोडाइट। ये एपिपोडाइट किससे लगे होते हैं? हमने पढ़ा था अपेंडिजेस में मैक्सिलिपीड पढ़े होंगे आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये एपिपोडाइट क्या होते हैं? प्रिमेटिव गिल्स होते हैं, आदिम प्रकार के गिल होते हैं और क्या काम करते हैं? श्वसन में सहायता करते हैं। फिर तीसरे होते हैं 8 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? गिल्स, है ना। तो अपन जब कैरापस हटाओगे तो आपको गिल्स कितने दिखाई देते हैं? होते 8 है लेकिन दिखाई कितने देते हैं हमको? 7, है ना। एक पीछे छुपा होता है। फिर ये क्या होते हैं? आगे से पीछे की तरफ इनका आकार कैसा होता है? बढ़ता जाता है। यानी आगे वाले छोटे होते हैं, पीछे की तरफ बड़े होते हैं और हंसी आकार इनका आकार होता है। तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि हमें 7 दिखाई देते हैं लेकिन संख्या में कितने होते हैं? 8 जोड़ी गिल होते हैं। फिर गिल्स को उनके अटैचमेंट के आधार पर हम क्या करते हैं? 3 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। पहला प्रकार होता है पोडोब्रेन। पोडो का मतलब होता है फुट। यानी ये गिल्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपेंडिजेस में कि जो फूड अपन प्रोटोपोडाइट पढ़ा था कि इसके भाग होते हैं कोक्सा और बेसिन। तो ये क्या होते हैं कि जो अपेंडिजेस जो होते हैं उसके कोक्सा भाग से अटैच होते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो गिल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोडोब्रेन। पोडो का मतलब फुट और ब्रेन का मतलब होता है गिल। यानी ऐसे गिल जो कि फुट यानी कोक्सा से जुड़े होते हैं। यानी अपेंडेजेस के कौन से भाग से जुड़े होते हैं? प्रोटोपोडा यानी कोक्सा भाग से अटैच होते हैं। तो थर्ड जो सेकंड मैक्सिलिपीड के जो गिल जुड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? पोडोब्रेन होते हैं। फिर दूसरा होता है, दूसरे प्रकार के जो गिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्थोब्रेन। यानी आर्थोब्रेन क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन पाई जाती है अपेंडेजेस अपेंडेजेस को बॉडी से जोड़ने के लिए। जो अपेंडेजेस हमारे पाए जाते हैं वो बॉडी से क्या होता है? एक मेम्ब्रेन, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? आर्थोब्रेन। तो आर्थोब्रेन से जो गिल्स जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्थोब्रेन यानी जॉइंट गिल। ये थर्ड मैक्सिलिपीड पर 2 आर्थोब्रेन लगे होते हैं। यानी जो 2 गिल लगे होते हैं, अगर आपने अपेंडिजेस के डायग्राम ढंग से याद हो आपको तो उस पे मैंने एपिपोडाइट और ये गिल्स बनाए हुए थे प्रेम। तो है ना, फर्स्ट वाले जो सेकंड मैक्सिलिपीड पे होते हैं वो पोडोब्रेन होते हैं और जो थर्ड मैक्सिलिपीड पे लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्थोब्रेन। उसके बाद जो 5 जो गिल बचते हैं, 8 होते हैं ना, तो 5 जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लूरोब्रेन। प्लूरोब्रेन का मतलब होता है साइड गिल। यानी बॉडी जो सेगमेंट से जोड़ते हैं, यानी अपेंडेजेस को जो साइड वाल से यानी लेटरल वाल से जो जुड़ती है उस पर कौन से गिल पाए जाते हैं? प्लूरोब्रेन। यानी सेगमेंट को बॉडी की लेटरल वाल से जो जोड़ने वाले जगह पर जो गिल पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरोब्रेन। प्लूरो का मतलब होता है साइड, यानी प्लूरोब्रेन का मतलब होता है लेटरल वाल से जो गिल्स जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरोब्रेन। तो लास्ट के जो 5 गिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लूरोब्रेन प्रकार के। तो इन गिल्स और एपिपोडाइट के आधार पर एक ब्रेंकियल फार्मूला होता है
जिसको हम उस फार्मूले को मैं आप बनाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से गिल प्लूरोब्रैंक है, कौन सा आर्थोब्रैंक है और किस प्रकार के अटैचमेंट होता है। अब जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं एपिपोडाइट और जो गिल्स के प्रकार पढ़े हैं अपन ने, पोडोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक, आर्थोब्रैंक वगैरह, तो उसके आधार पर गिल की संरचना या गिल्स की टाइप और ओरिजिन के आधार पर अपन ने क्या एक ब्रेंकियल फार्मूला होता है, एक क्लोन सूत्र बनाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे अपेंडिजेस, एपिपोडाइट, पोडोब्रैंक, आर्थोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक और टोटल। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट मैक्सिलिपिड से क्या लगे होते हैं, अभी अपन ने पढ़े थे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़े थे कि 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, एपिपोडाइट पाए जाते हैं जो कि प्रिमेटिव गिल के समान काम करते हैं, और 3 जोड़ी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपिड से लगे होते हैं। तो ये 3 एपिपोडाइट 1, 2 और 3 हो गए। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो पोडोब्रैंक होते हैं, यानी पोडोब्रैंक यानी फूट से जो ज्वाइंट होते हैं गिल्स, उनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है पोडोब्रैंक, ये फर्स्ट, ठीक है। पोडोब्रैंक से कितने गिल लगे होते हैं, सेकंड मैक्सिलिपिड पर क्या पाया जाता है, एक पोडोब्रैंक पाया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि आर्थोब्रैंक गिल्स के दूसरे प्रकार कौन सा होता है, जो आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, और जो थर्ड मैक्सिलिपिड है उससे 2 आर्थोब्रैंक जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि लास्ट के 5 होते हैं प्लूरोब्रैंक होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, प्लूरोब्रैंक। तो ये क्या होते हैं, 5 जोड़ी जो टांगे होती है, वॉकिंग लेग होती है, 2 चिलेट और 3 नॉन चिलेट लेग। तो उनके जो लेटरल वॉल से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं 5, जो 1 2 3 4 5, ये 5 किससे जुड़े होते हैं, वॉकिंग लेग से जुड़े होते हैं। तो आप टोटल करके जब देखोगे, इधर से टोटल देखोगे तो 11, और इधर से भी टोटल करोगे तो कितने जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी यानी श्वसन का काम करते हैं। यानी आपको पता लग गया होगा, 3 जोड़ी तो क्या होते हैं, एपिपोडाइट होते हैं, और ये 3 एपिपोडाइट होते हैं और ये गिल्स होते हैं। बाकी कितने हो गए, 5, 2 7 और 1 8, तो 8 जोड़ी तो गिल होते हैं और 3 एपिपोडाइट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 11 जोड़ी। तो अपन ने यही पढ़ा है, अभी आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पढ़ा होगा कि गिल कवर होते हैं, 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, एपिपोडाइट, और 8 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल। तो इस फॉर्मूले से आपको दिख रहे होंगे कि किस प्रकार 11 जोड़ी अपने पास क्या होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, और जो कि क्या काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। अब आप इस गिल की संरचना, अब अपन गिल की संरचना देखेंगे तो प्रत्येक गिल का जो आकार होता है वो कैसा होता है, हंसियाकार, है ना। हंसियाकार, और सब्जी काटने का आपने देखा है, इस तरह हंसियाकार सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं गाँव वगैरह के लोग, उस तरह का आकार होता है, इस तरह का यू करके यू आकार होती है, दांतली जिसको बोलते हैं ना। तो इसका आकार कैसा होता है, हंसिया के आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है, प्रत्येक गिल क्या होता है, थोरैक्स से गिल रूट के द्वारा जुड़े होते हैं ना, थोरैक्स भाग में पाए जाते हैं, सिफेलोथोरैक्स भाग में। तो गिल रूट के द्वारा ये क्या होते हैं, थोरैक्स भाग से जुड़े होते हैं। तो गिल रूट के द्वारा क्या होता है कि इसके अंदर नर्व्स या ब्लड वेसल अंदर और बाहर जाती है। फिर अपन देखेंगे कि जो पेलिमोर का जो गिल होता है वो कैसे होते हैं, फाइलोब्रैंक प्रकार के होते हैं। फाइलोब्रैंक प्रकार का मतलब ये होता है कि इसके जो गिल्स होते हैं वो गिल प्लेट की, है ना, समचतुर्भुज आकार की। ये जो गिल प्लेट है ना, ये कैसे होती है, समचतुर्भुज आकार की होती है। तो फाइलोब्रैंक का मतलब होता है कि इसमें जो गिल प्लेट की पत्ती के समान होती है, और ये क्या होती है, इसकी 2 पंक्तियां पाई जाती है। ये दिख रहा है आपने, मीडियल लॉन्गिट्यूडल ग्रूव दिख रही है, और ये 2 पंक्तियां, एक ही तरफ। तो जो गिल प्लेट है वो कैसे होती है, समचतुर्भुज के आकार की होती है, मध्य में आकार में बड़ी होती है, और सिरों की तरफ आकार में कैसी होती है, छोटी होती जाती है। तो जो प्रत्येक, और जो गिल अपन ने पढ़ा है कि गिल, आगे वाले गिल छोटे होते हैं और पीछे की तरफ जैसे आकार इनका बढ़ता जाता है। और गिल प्लेट भी क्या होती है, मध्य में तो समचतुर्भुज के आकार की होती है, दिख रही है आपको गिल प्लेट, ये 2 रो है, ये एक गिल रो है और ये दूसरा गिल रो। तो इसमें क्या होती है, गिल प्लेट पाई जाती है समचतुर्भुज आकार की, और इनकी क्या होता है, मध्य में तो इनका आकार कैसा होता है, बड़ा, और सिरे की तरफ इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता जाता है। तो इसमें गिल प्लेट की क्या पाई जाती है, 2 पंक्तियां। जैसे अपन अपने किताब का पेज खोलते हैं ना, तो आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट साइड पे बीच में क्या होता है, सिंपल प्लेट, और उसकी तरफ दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, पेजेस पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है गिल प्लेट का। और गिल प्लेट कैसे होती है, आकार में समचतुर्भुज आकार की होती है। फिर इनका आप जब देखोगे, हिस्टोलॉजी देखोगे, तो प्रत्येक गिल कैसा होता है, त्रिभुजाकार संरचना होती है।
ये ना, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, क्यूटिकल और एपिडर्मिस की एक स्तर पाया जाता है। दिख रहा है आपको, ये हिस्टोलॉजी है गिल की, कि इसके अंदर ये कनेक्ट त्रिभुजाकार होता है आकार में, और इसमें क्या किससे मिल बना होता है, ये संयोजी ऊतक से बना होता है, जिसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस और क्यूटिकल का स्तर होता है, और अंदर आपको दिख रहे होंगे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ये दिख रही है आपको। फिर ये जो गिल्स होते हैं, प्रत्येक गिल में क्या होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक क्लियर सेल और एक नॉन क्लियर सेल। ये कैसी होती है, एक पिगमेंटेड होती है और एक कौन सी होती है, क्लियर सेल। ये आपको जो डार्क लाइन है ये कौन सी होती है, पिगमेंटेड। ये देख रही डार्क वाली, और ये क्लियर, फिर डार्क वाली, फिर क्लियर। तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का जो गिल होता है उसमें कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। उसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक होती है पिगमेंटेड और एक होती है क्लियर। ये दोनों एक दूसरे के कैसे पाई जाती, एकांतर पाई जाती, अल्टरनेट पाई जाती। तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है, एक गिल को बताने के लिए, गिल की किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, हिस्टोलॉजी यानी ओती की। फिर अब हम प्रत्येक, अब ब्लड सप्लाई, अब दूसरा पॉइंट आता है कि गिल्स के अंदर किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है। तो इसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई के लिए क्या पाई जाती है, तीन चैनल पाई जाती है। दो तो लेटरल चैनल होती है, दिख रहा है आपको, ये लॉन्गिट्यूडनल चैनल, ये दो तो लेटरल चैनल्स पाई जाती है, और एक क्या पाई जाती है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल। यानी तीन चैनल्स के द्वारा इसमें क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है। दो लेटरल, ये दिख रही है दाएं और बाएं, और एक मध्य में पाई जाती है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल। दोनों तरफ की लेटरल चैनल भी आपस में क्या होती है, एक सीमा, एक दिख रही है आपको, ये एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा कैसी होती है, आपस में जुड़ी होती है। यानी ये गिल प्लेट के, ये दो गिल प्लेट है ना, समचतुर्भुज के आकार की होती है, और इसमें किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है ये उसका डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, दो तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल होती है, और एक क्या होती है, मध्य लॉन्गिट्यूडनल चैनल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल होती है। दोनों तरफ की लेटरल चैनल भी आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है, ट्रांसफर चैनल के द्वारा जुड़ी होती है। और प्रत्येक और की ये दिख रही है आपकी, इधर के लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल और इधर की लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल भी आप मार्जिनल चैनल के द्वारा किससे जुड़ी होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल के द्वारा जुड़ी होती है। इससे क्या होता है, एक सीढ़ी के समान संरचना बनती है। तो ये जो था ब्लड सप्लाई को बताने वाला डायग्राम था, कि किस प्रकार गिल प्लेट के अंदर तीन लॉन्गिट्यूडनल चैनल के द्वारा, दो लेटरल और एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल के द्वारा क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है। फिर दोनों तरफ की लेटरल चैनल भी आपस में क्या होती है, एक ट्रांसफर चैनल के द्वारा जुड़ी होती है, और प्रत्येक ओर की लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल भी क्या होती है, मार्जिनल चैनल के द्वारा किससे जुड़ी होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार एक सीढ़ी नुमा क्या बन जाती है, आकार बन जाता है। अब है, आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया था गिल प्लेट में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल और दो लेटरल चैनल इस तरह से अरेंज होती है कि एक सीढ़ी नुमा क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हो सीढ़ी नुमा, ये दोनों तरफ क्या है, दो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल, मध्य में ये क्या होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल है, और ये दोनों तरफ की जो लेटर लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स है ये ट्रांसफर कनेक्टिव के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, और मार्जिनल चैनल के द्वारा किससे जुड़ी होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल के द्वारा जुड़ी होती है। फिर एक चीज ध्यान रखना आप, कि जो एफरेंट और रिफरेंट है ना, दो प्रकार की क्या पाई जाती है, चैनल्स पाई जाती है। ब्रेंकियल चैनल पाई जाती है जो ब्लड को कहाँ ले जाती है, गिल्स की तरफ ले जाती है, उनको क्या बोलते हैं, एफरेंट। और जो गिल से बाहर निकलती है यानी उनको क्या बोलते हैं अपन, इफरेंट ब्रेंकियल चैनल बोलते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, गिल के अंदर किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो इम्प्योर यानी अशुद्ध ब्लड कहाँ पर आता है, पानी की धारा के द्वारा यानी वाटर करंट के द्वारा कहाँ आता है, गिल्स में आता है। यानी इम्प्योर ब्लड क्यों होता है, क्योंकि उस ब्लड में क्या होती है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, पानी के साथ जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो अंदर होती है। तो जो इम्प्योर जो ब्लड होता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ना। बॉडी में मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, कहाँ आता है, गिल्स के अंदर आता है। फिर गिल्स से एफरेंट ब्रेंकियल वेसल के द्वारा क्या हो जाता है, कहाँ पर, एफरेंट ब्रेंकियल जो लिख रही है ना, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल के द्वारा कहाँ पर ले जाया जाता है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा। फिर ये किस में पहुंचाया जाता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में, और फिर वहां से कहाँ जाता है ये, मार्जिनल चैनल चैनल में। फिर मार्जिनल चैनल से कहाँ पर आता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल पे,
फिर वहाँ से ब्लड शुद्ध होने के बाद कहाँ पर इफरेंट ब्रेनकियल चैनल के द्वारा कहाँ जाता है, पेरिकार्डियम में। तो आपको समझ में आ गया कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है कि उसमें सबसे पहले क्या होता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड जिसमें कार्बन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है, जिसके कारण ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है, गिल्स में आता है। फिर इफरेंट ब्रेनकियल वेसल क्या करती है, इस ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, गिल्स में। फिर गिल्स से ट्रांसफर जो कनेक्टिव के द्वारा ये क्या होता है, दो लेटरल चैनल से जुड़ा होता है, तो ट्रांसफर कनेक्टिव के द्वारा ब्लड कहाँ पे आता है, अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है, दोनों लेटरल चैनल में आता है। फिर लेटरल चैनल्स भी क्या होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल के द्वारा किससे जुड़ी होती है, मार्जिनल मार्जिनल चैनल के द्वारा किससे जुड़ी होती है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में। तो ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में। फिर यहाँ पर क्या होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल चैनल पे ब्लड में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। फिर उसके बाद प्योर ब्लड इफरेंट ब्रेनकियल चैनल, ये दिख रहा है ना आपको, इफरेंट ब्रेनकियल चैनल के द्वारा क्या होती है, कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, वापस पेरिकार्डियम में। फिर पेरिक हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को, शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है, विसरित या पहुंचा देता है। फिर उसके बाद आती है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो वाटर करंट के द्वारा क्या होता है, जल की धारा कहाँ आती है, वाटर करंट गिल चेम्बर में आती है। गिल चेम्बर में क्या पाए जाते हैं, गिल्स एपिपोडाइट पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी इम्प्योर जो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाती है और प्योर का जो गैस ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। इसमें किस तरह से किस कितने ऑर्गनों से मिलकर बना होता है, गिल फार्मूला पढ़ा है, फिर अपने ब्लड सप्लाई पढ़ी और एक मैकेनिज्म। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका है, प्रॉन का आज खत्म हो गया। अब अगले में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम।